वीरान गर्स की वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। कड़कड़ाती ठंड ने पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया था और कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। रास्ते के मोड़ पर एक टूटी फूटी दुकान से चाय की भाप उठ रही थी, जो अंधेरे में किसी रूह की तरह तैर रही थी। उस धुंधली रोशनी के बीच दो चेहरे साफ दिख रहे थे, जिनकी आंखों में ठंड से ज्यादा किसी अनजाने डर की दहशत थी। अंकित और गौतम। अंकित, तूने सुना है ना, लोग कहते हैं वह इस साल फिर लौटने वाली है। हर ठंड की पहली हवा के साथ उसकी परछाई वापस आ जाती है। मैंने कल रात घर लौटते समय अपनी गर्दन के पीछे किसी की सांस महसूस की थी। कसम से कोई था बहुत पास, इतना कि लगा कान के ठीक पीछे कोई बर्फ जैसी ठंडी उंगली फेर गया हो। गौतम, तू ये बात ऐसे मत कह यार। मुझे ये सब सुनकर ही हाथ सुन्न होने लगता है। पर सच कहूं, बचपन से सुनता आया हूं कि वो डायन केवल ठंड में ही बाहर निकलती है। कहते हैं उसके पैर उल्टे होते हैं और उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं, बल्कि टूटे हुई हड्डियों जैसी खड़खड़ाती हुई होती है। और सबसे डरावनी बात, वो किसी को दिखाई नहीं देती जब तक कि वो उसी का नाम ना ले। पिछली बार गांव के उस बूढ़े बाबा ने कहा था, ठंडी की पहली रात में अगर तुम्हें अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे तो चाहे कितनी हिम्मत हो, पीछे मत देखना। जो पीछे देखता है वह इंसान रह ही नहीं पाता। और पता है, उस रात मैंने भी कदमों की आवाज सुनी थी, पर मैंने खुद को रोक लिया, बस भागकर घर चला गया। लेकिन वो आवाज आज भी कान में अटकी हुई है, जैसे कोई धीमे धीमे मेरे पीछे चलता हुआ मुस्कुरा रहा था। गौतम, ये डायन आखिर चाहती क्या है? हर साल ठंड में क्यों लौट आती है? कोई तो वजह होगी, कोई श्राप, कोई बदला, कोई दर्द। आखिर कोई भी रूह बेवजह वापस नहीं आती। मेरे दादा कहते थे वो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही है और हर उस इंसान के करीब जाती है जिसकी परछाई में उसे वह दिखता है। मतलब हो सकता है वह किसी को पहचानने की कोशिश करती हो और गलती से जिसे छू ले उसकी आत्मा ही खींच ले जाती हो। अंकित, यह हवा अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक गौतम के घर के बाहर किसी के कांपते कदमों की आवाज आई। गौतम बेटा, जल्दी घर चल। तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहद खराब, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। गौतम का दिल धड़क उठा, उसकी सांस रुक सी गई। वह चौंक गया, डर गया और बिना कुछ पूछे तेजी से घर की ओर भाग पड़ा। बाबा, क्या हुआ तुम्हें? कौन आया था? क्यों कह रहा था कि तुम बहुत बीमार हो? उसके बाबा बिस्तर पर लेटे हुए थे, चेहरे पर बर्फ जैसी सफेदी, होंठ नीले और आंखों में ऐसा डर जैसे कोई पुरानी याद उन्हें सताने आ गई हो। बेटा, मेरा समय आ गया है। जिस ठंड में आज से 10 साल पहले तुम्हारी माँ का अंत हुआ था, उस ठंड की डायन फिर लौट आई है। मुझे महसूस हो रहा है इस साल शायद मैं भी निपट जाऊंगा। बाबा, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर जाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। बेटा, ठंड से डर नहीं लगता मुझे, पर उस ठंड में आने वाली डायन से, उससे बच कर रहना। तुम्हारी माँ भी उससे नहीं बच पाई थी। गौतम घबरा गया, पर हिम्मत करते हुए बोला, बाबा, तुम चिंता मत करो। मैं अभी बैलगाड़ी तैयार करता हूँ। अंकित को भी साथ ले चलूंगा ताकि रास्ते में मदद मिल सके।
बाबा बस उसे जाते हुए देखते रहे, मानो उनकी आंखों में हजारों अधूरे डर तैर रहे हों। ठंड की उस रात में हवा भी डरावनी लग रही थी। सड़क सुनसान, पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो किसी ने उन्हें छुआ हो। रास्ते में एक बूढ़ी औरत सामने आकर रुक गई। बेटा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? लगता है कदमों में डर है और आंखों में जल्दबाजी। मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। अपने दोस्त अंकित को बुलाने जा रहा हूँ। दोनों मिलकर उन्हें अस्पताल ले जाएंगे। बेटा, रास्ते में संभल कर जाना। यह ठंड सिर्फ ठंड नहीं है। कहते हैं हर साल जब ठंड आखिरी बार दस्तक देती है, वह डायन लौट आती है। कौन डायन दादी? जिसके बारे में हर कोई बातें करते हैं, जो 11 साल पहले तेरी माताजी को और उससे पहले आधे गांव को निगल चुकी है, जिसके पैरों के निशान कभी मिटते नहीं और जिसकी तलाश हर ठंड में किसी नए इंसान की होती है। पता नहीं आज रात वह किसे ढूंढ रही होगी। गौतम तेज तेज कदमों से रोहित के घर पहुंचा। रात इतनी गहरी थी कि दरवाजे पर मारने से उसकी अपनी ही गूंज वापस डराने लगी। अंकित दरवाजा खोल, मैं हूं गौतम। अंदर एक हल्की सरसराहट हुई, फिर अंकित के पापा की भारी आवाज सुनाई दी। इस समय कौन हो सकता है? रात भी काली है, रास्ते भी सुनसान हैं। जी, दरवाजा मत खोलिए। आपको पता नहीं कितनी कड़क ठंड पड़ रही है। हर साल ऐसी ठंड में वह डायन लौट आती है। किसको लेकर जाती है पता ही नहीं चलता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दरवाजा मत खोलिए। माँ, यह भी तो हो सकता है कि किसी को मदद की जरूरत हो। आपने आवाज सुनी नहीं? कोई बेचैन लग रहा है। तभी बाहर से फिर धम धम की आवाज आई। गौतम लगभग चिल्लाते हुए बोल रहा था, अंकित, मैं हूं तेरा दोस्त गौतम। दरवाजा खोल, बात बहुत जरूरी है। ये तो गौतम की आवाज लग रही है। हाँ पिताजी वही हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं बेटा, मत खोल। इतनी रात, इतनी ठंड, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो। ये डरने का समय नहीं है। अगर किसी को सच में मदद चाहिए तो डर के कारण हम इनकार नहीं कर सकते। हर ठंड में डायन आती है, यह सच है, लेकिन हर ठंड में इंसान भी इंसानियत दिखाए, यह भी जरूरी है। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, जा बेटा, दरवाजा खोल, और अगर गौतम को मदद चाहिए तो उसके साथ जाओ। अंकित ने गहरी सांस ली और चर्रर की आवाज के साथ दरवाजा खोल दिया। गौतम घबराया हुआ था, आंखें लाल, सांसें भारी। अंकित, जल्दी चल, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। हमें अभी अस्पताल जाना होगा। चल गौतम, मैं तैयार हूं। दोनों गौतम के घर की ओर लौटते हैं। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां भी किसी खतरे की तरह चरमराती थीं। दोनों लड़के बिना रुके दौड़ते रहे। रास्ते में कदमों के अलावा जैसे किसी तीसरे की सांस भी सुनाई देती थी। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। बाबा, मैं आ गया। बाबा, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं।
बिस्तर खाली था, लालटेन टूटी पड़ी थी। उसके बाबा कहीं नहीं थे। गौतम, तेरे बाबा कहाँ गए? या फिर कोई उन्हें बाहर ले गया? ठंडी हवा के बीच अचानक गौतम के घर के पीछे से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर किसी को घसीट रहा हो। दोनों के दिल धड़क उठे। गौतम और अंकित अभी घर के अंदर इधर उधर देख ही रहे थे, तभी वहां गांव का एक बुजुर्ग कांपते हाथ लिए घबराया हुआ वहां खड़ा था। बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? रात भी गहरी है और ठंड में तुम्हारे घर के दरवाजे खुले हैं। काका, मेरे बाबा नजर नहीं आ रहे हैं। वह तो अभी इसी कमरे में थे। मैं बस अंकित को बुलाने गया था और जब वापस आया तो बाबा गायब है। अरे, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? मैं खुद भी अपनी बकरी को ढूंढ रहा हूं। मेरी बेटी लाडो कह रही थी कि कोई बड़ी लोमड़ी आई थी और उसे लेकर चली गई। मैं तो उसी को ढूंढता यहां आया हूं। ठंड का मौसम है, पर तुम्हारी बाबा के बारे में सुनकर दिल कुछ और ही कह रहा है। अब क्या करेंगे गौतम? कहाँ ढूंढें? किस दिशा में जाएं? बेटा, एक बात मैं बताने से डर रहा था, पर अब समय आ गया है। यह लोमड़ी नहीं है ना, बकरी का मामला है ना तेरे बाबा का। अचानक गायब होना साधारण है। यह वही डायन है जो हर साल ठंड में लौटती है। लोग कहते हैं वह पहले कमजोर जानवरों को ले जाती है, फिर इंसानों पर नजर डालते हैं। तेरे बाबा को शायद वहीं ले गई हैं। लेकिन काका, उसे ढूंढे कहां? वह ले गई है तो कहां छिपाएगी मेरे बाबा को? सुना है वह हमेशा सुनसान जगहों पर रहती है, जहां इंसान कम जाते हैं, जैसे पुराना पीपल वाला चौराहा, शमशान घाट की टूटी झोपड़ियां, उस नदी के पास का जंगल और सबसे खतरनाक कच्चे पहाड़ी के नीचे वाली गुफा। हमें इन सब जगहों पर जाना पड़ेगा बेटा। तेरे बाबा अभी जिंदा होंगे। तीनों बैलगाड़ी में बैठते हैं और ठंडी हवा से लड़ते हुए उन जगहों की तरफ निकलते हैं। बुजुर्ग कहता है, पर याद रखना बेटा, इस रात जो चीजें दिखती नहीं वही ज्यादा खतरनाक होती हैं। तीनों बैलगाड़ी में बैठकर तेजी से गांव पार करते चले जा रहे थे। गांव खत्म होते ही एक छोटा सा घना जंगल शुरू हुआ। पेड़ों की टहनियां ठंडी हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे जंगल खुद फुसफुसा रहा हो। अचानक सामने एक टूटी दीवारों वाली पुरानी हवेली दिखाई दी। यह घर दसों साल से बंद पड़ा है। यहां तो कोई आता जाता तक नहीं। कहीं ना कहीं गौतम के बाबा यहीं होंगे। दरवाजे को धक्का देते ही घर के अंदर की बदबू और सीलन हवा में महसूस हुई। दीवारों पर काले धब्बे, टूटी खिड़कियां और अंधेरा। ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई गहरी परछाई जगी हो। वे भीतर बढ़ते गए और जैसे ही केंद्र के कमरे में पहुंचे, बाबा, ये तो मेरे बाबा हैं। कमरे के बीचों बीच लोहे का बड़ा पिंजरा रखा था। उसके बाबा उसी में कैद थे। बाबा, तुम यहाँ कैसे? बाबा, जवाब दो। अचानक कमरे की हवा भारी हुई। हवेली में हल्का कंपन हुआ और फिर उस साए की आवाज गूंजी। अच्छा हुआ एक साथ 4 का भोजन मिल गया आज। रात का सन्नाटा गहरा था,
लेकिन कमरे के भीतर उन तीनों की सांसों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। जैसे ही उनकी नजरें लकड़ी के पुराने दरवाजे की ओर मुड़ी, उनके खून जम गए। दरवाजे की दरारों के बीच से जो दिखाई दे रहा था वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक अत्यधिक लंबी आकृति वहां खड़ी थी जो सामान्य मानवीय कद से कहीं ज्यादा ऊंची थी। उसके शरीर की बनावट ऐसी थी जैसे हड्डियां चमड़ी को फाड़कर बाहर निकलना चाहती हों। उसका पूरा शरीर किसी काली राख या झुलसी हुई छाल की तरह खुरदरा और झुर्रियों से भरा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक सुर्ख लाल रंग का उबला हुआ गुस्सा था। उन आंखों में सदियों पुराना बदला साफ झलक रहा था। आखिर चाहती क्या है? क्यों हर ठंड में हमारे गांव वालों को सताती है? तीस साल पहले मैं इसी गांव की एक साधारण स्त्री थी जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। लेकिन जब गांव में बीमारी फैली तो तुम लोगों ने अपनी अज्ञानता का दोष मुझ पर मढ़ दिया। मुझे डायन कहकर पूरे गांव में घुमाया गया और जिंदा जला दिया गया। मेरी राख को इस जंगल की मिट्टी में मिला दिया गया ताकि मुझे कभी मुक्ति न मिले। आज उसी मिट्टी से मैं दोबारा जागी हूँ, हिसाब बराबर करने। उस दिन की ठंड मेरी आखिरी सांस थी और तभी से हर साल ठंड के मौसम में मैं लौट कर आती हूँ। उन्हीं लोगों को ले जाती हूँ जिनके कर्मों में मेरी चीखें दबी थी। हमारी पीढ़ी में से किसी ने गलत किया होगा, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है? और गौतम के बाबा का क्या कसूर? उन्हें जाने दे, मेरा जीवन ले ले, पर इन्हें छोड़ दे। डायन कुछ सेकंड चुप रही। उसके चेहरे का धुंधलापन कम हुआ। मैं बदला लेने आई थी, मासूमों को खाने नहीं। और ये सच्चाई तुम्हें बताने के लिए इस बूढ़े को लेकर आई थी। उसने पिंजरे की ओर हाथ फैलाया और वह खुद ब खुद पिंजरा गायब हो गया। गौतम, अपने बाबा को ले जा। आज रात मैं किसी को नहीं लाऊंगी। मेरी आग अब शांत हो गई है। लेकिन याद रखना, अन्याय की ठंड सबसे खतरनाक होती है। वही वापस लौटती है हर बार, हर साल। इतना कहकर डायन धुएं की परछाई में बदल गई और हवेली से बाहर निकल गई। पीछे सिर्फ ठंडी हवा और हवेली की दीवारों पर उसकी आखिरी गूंज रह गई। मेरी आग अब शांत है।